चिंतक माने जाते हैं। स्टार चिंतक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे आकर के टेक्स्ट में भारी पैमाने पर तोड़फोड़ की, इतना भारी तोड़फोड़ की कि लोगों ने कहा कि यार ये तो जो विचारक है तो अजीब आदमी है, यह तो किसी भी सिद्धांत को नहीं मान रहा है और तोड़ने को ही सिद्धांत बना रहा है। ऐसा क्यों? जैक दरिदा 3 भाई थे, एक बड़ा एक छोटा था, बीच में थे दरिदा। दोनों भाई की मृत्यु हो गई थी। जैक दरिदा में मृत्यु बोध बहुत अधिक गहरे बैठा हुआ है। जैक दरिदा अल्जीरिया में पैदा लिए थे। अल्जीरिया उस समय फ्रांस का उपनिवेश था। बाद में दरिदा फ्रांस आ जाते हैं, पेरिस आ जाते हैं, उनकी मृत्यु पेरिस में होती है। तो दरिदा जो है वह दरिदा में ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। क्या कि दरिदा ने कहा कि मैं तो फ्रेंच भी नहीं हूं, पूरी तरह से अल्जीरियाई भी नहीं, नहीं मैं विशुद्ध अर्थों में यहूदी, मैं क्या? अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको एक नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए था और आप में से किसी को बोलना चाहिए था वो नाम कि ये बातें, इस तरह बातें एक और बात व्यक्ति करता है। जब दरिदा में ये बोध बहुत है कि मेरा जो धरती का कौन सा हिस्सा है जो मेरा अपना है। अल्जीरिया में पैदा लिया, पला बढ़ा मैं फ्रांस में, तो मैं पूरी तरह से फ्रेंच नहीं, मैं अल्जीरियाई भी नहीं, मैं यहूदी भी नहीं, मैं यहूदी का कोई मतलब मेरा है, तो मैं एक आउटसाइडर दरअसल इस पूरी दुनिया में, मैं एक आउटसाइडर की तरह। किस अर्थ के लिए? नहीं, मैं नाम देना चाहता हूं एडवर्ड सईद का। एडवर्ड सईद पैदा अपने माता पिता के साथ पैदा किसी और वतन में लेते हैं, बचपन किसी और वतन में उनका गुजरता है, पढ़ाई लिखाई बचपन की उनकी कहीं और होती है किसी दूसरे देश में, उस शिक्षा कहीं और वो लेते हैं, नौकरी कहीं और करते हैं और अंतिम मरते कहीं और है। वो पूरी तरह से एक यावत थे। उन्होंने कहा कि या तो मैं कहीं का नहीं हूं या तो मैं हर कहीं का। अब जब या तो मैं कहीं का नहीं हूं या तो मैं हर कहीं का हूं जब कह रहा हूं तो मुझे रूमी याद आते हैं। रूमी का नाम आपने सुना है? रूमी का नाम कौन कौन जानता है आप में से? जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े शायर हुए अरब के, जिसने कहा कि न मैं पूरब का हूं, न मैं पश्चिम का, न मैं मस्जिद का हूं, न मैं मगरिब का, न मंदिर का। मैं जैक दरिदा पर रहूंगा क्योंकि मैं रूमी तरफ नहीं जाऊंगा। यानी कि जैक दरिदा में यह जो बोध है आउटसाइडर होने का, जैक दरिदा में जो बोध है मृत्यु होने का, मृत्यु जो उनके भाइयों की होती है, यह बोध गहरे बैठा। इसलिए किसी भी स्थापित ढांचे में भयानक तोड़फोड़ करने वाले विचारक के तौर पर जैक दरिदा चल जाते हैं। इसीलिए जैक दरिदा ने जब ये बात कही तो उन्होंने एक जो स्थापना दी आत्मकथा के बारे में। सरिता, आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपने आत्मकथा के हवाले से सवाल पूछा था। तो जैक दरिदा के इस संदर्भ को ध्यान से सुनिए। जो कहता है वो कहता है कि किसी भी लेखक को अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेखक का निजी जीवन एक सीमांत और संयोजित किस्म का है। आत्मकथा लेखक के वैचारिक कार्य में एक दुर्घटना की तरह है। आपको जब मैं कह रहा हूं तो आप लोगों को यह बात याद आ रही होगी रोला बार्थ की, जो उसने अपनी आत्मकथा के बारे में कहा। क्या कहा था? कि मैं कोई एक नहीं हूं, मैं केवल दार्शनिक नहीं, मैं केवल संकेत विज्ञानी नहीं, मुझे एक का वो बहुत विरोधी है। जैक दरिदा भी वही बात, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि कोई एक जो छवि है वही महत्वपूर्ण छवि है, ये बात मानी जाएगी। इसलिए मैं सभी छवियों को तोड़ता हूं, मैं किसी छवि में नहीं रहना चाहता। इसी कारण से आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे या जानेंगे कि 1962 से लेकर के 1982 तक दरिदा ने अपनी कोई नई फोटो न खिंचवाई, न कहीं भेजी, न कहीं
नहीं लगवाई, क्योंकि अपनी वो कोई एक छवि चाहता ही नहीं था। उसने कोई फोटो नहीं भेजी। उसने कहा कि लेखक की जो कृति के साथ लेखक का चित्र छपना ही नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा? मानना था देरिदा का कि किताब पर लेखक की तस्वीर दरअसल पाठक से एक रियायत की मांग लगता है कि कर रहे हैं कि भाई मैं ये लेखक हूं, मेरी छवि है और मुझे इस छवि के रूप में देखो और उसके बाद मेरे टेक्स्ट में उतरो। तो एक रिलैक्सेशन मांगता है पाठक से, इसलिए चित्र नहीं होना चाहिए। मैं इसको थोड़ी पहले कह रहा था कि अगर मैं मेरा नाम को हटा कर कोई टेक्स्ट भेजूं आपको तो आप क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? देरिदा कह रहा है कि मेरे चित्र भी उस पर ना रहे, बिना चित्र की किताब जानी चाहिए, कोई रियायत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देरिदा के विखंडन के सिद्धांत को समझने में यह जो बातें हैं कुछ मोटी मोटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहती हैं। तो विखंडनवाद क्या है? विखंडनवाद मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। विखंडनवाद दरअसल किसी भी रूप या तथ्य या घटना या कोई दृश्य, कोई रूप, कोई तथ्य, कोई घटना, ये जो उसकी एक संघटना में जो कोई रूप है, कोई घटना है, कोई उसका संरचना है, उस पूरी संरचना, कोई दृश्य है, उस पूरे दृश्य की एक संघटना होती है। कोई भी दृश्य एक संघटना में होता है। उस संघटना में कार्यरत जो विभिन्न संरचनाएं हैं उसमें आपसी संघर्ष होता है, और वो जो संघर्ष होता है वही किसी पाठ के आंतरिक ढांचे में प्रवेश करता है, और वह प्रवेश करके वहां जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं उसकी पहचान कर सकता है। थोड़ा सा ये जटिल लगा होगा आपको सुनने में, जटिल लगा ना आपको सुनने में? हाँ, बात समझ नहीं आई होगी ना? मैं बात जानता हूँ, मैं बोलती बात जानता हूँ कि बात कैसे कम आ रही होगी। अब मैं इसको थोड़ा सरलीकृत करता हूँ। देरिदा कहता है कि पाठ के भीतर एक छिपा हुआ उपपाठ भी है। विखंडनवाद पाठ के भीतर उसी छिपे पाठ को बाहर लाने की कोशिश है, और यह जो पाठ के भीतर का जो उपपाठ है उसको बाहर वह तभी लाएगा जब उस पाठ को तोड़ेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि पाठ को तोड़ेगा क्यों? ताकि पाठ जो है वह पाठ एक पूरी संगठन की प्रक्रिया में है ना। मतलब कोई भी उपन्यास जो है वो अपनी पूरी संगठन की प्रक्रिया में, कोई एक शब्द, कोई एक वाक्य, कोई एक घटना तो नहीं होता है ना। वो पाठ तो पूरी संगठन की प्रक्रिया में है। भाई जो विन्यास है वस्त्र का सौंदर्य का विन्यास क्या है? तभी तो है जब आप शर्ट पहनते हैं, जब आप पैंट पहनते हैं तो उसका एक विन्यास बनता है। तो वह किसी एक में नहीं, वो पूरे विन्यास में ही है, और एक व्यक्ति के तौर पर उसको पहनता है। तो जो चीजें हैं वो विन्यास में है, तो विन्यास में है, और जो विन्यास में चीजें शामिल हैं वो आपस में कभी अंतर संघर्ष करती हैं, टकराती हैं, मिलती हैं, और उसके बाद उसे एक अर्थ क्या होता है, जनरेट होता है, अर्थ निकलता है, जिसको कि आप अपनी अपनी स्थितियों के कारण ग्रहण करते हैं। देरिदा कहता है कि नहीं, उस पाठ के भीतर एक उपपाठ भी छुपा हुआ है, और यह उपपाठ तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक इस पाठ को विखंडित नहीं करेंगे। ठीक है ना? यानी कि पाठ के भीतर छिपे हुए उपपाठों को प्रकाश में लाने का काम विखंडनवाद करता है। और ये जो उपपाठ है, ये उपपाठ कौन सा है? देरिदा इसको कहता है कि यह उपपाठ वह है जिससे कभी कभी लेखक अनजान भी रहता है, और कभी कभी उसका महत्व देना उसका उद्देश्य नहीं रहता है। लेखक को यह नहीं पता होता है कि मैंने जो पाठ लिखा है उसमें एक उपपाठ भी हो सकता है, उसको मालूम नहीं होता है कभी कभी। ठीक
इसको जोड़ लीजिए इस बात से जो मैं पहले कह रहा था कि अब प्रेमचंद को नहीं मालूम कि गोविंदी के माध्यम से भी एक पाठ इसका बनाया जा सकता है। प्रेमचंद को यह भी नहीं मालूम कि गोदान को हम पिछले पन्ने से पढ़ करके भी एक नया पाठ बना सकते हैं। तो उस पाठ के भीतर कुछ उपपाठ भी हो सकते हैं, या हम उस पाठ को विखंडित करके जान सकते हैं। पीछे से पढ़ना मतलब पाठ को विखंडित करना, एक किसी पाठ को केंद्र बना करके पूरे टेक्स्ट को घुमा देना चक्की की तरह, मतलब उस पूरे पाठ के स्ट्रक्चर को तोड़ना। देवता यही कह रहे हैं कि कई बार लेखक को यह पता नहीं होता है कि उसके लिखे अनजान होता है, पता नहीं होता, ये कहना ठीक नहीं होगा। कई बार लेखक अनजाने में होता है कि उसके पाठ का एक उपपाठ भी हो सकता है, विखंडित करके हम उस पाठ को पा सकते हैं। देवता ये मानता है, और इसीलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देवता इस बात की ओर ध्यान दे रहा है कि हर पाठ के भीतर एक छिपी हुई राजनीति होती है, और इसी छिपी हुई राजनीति को उखाड़ना विखंडनवाद का काम है। उस छिपी राजनीति की पहचान, पाठ की छिपी राजनीति की पहचान विखंडनवाद करता है, और वो कहता है कि किसी भी कृति का वह अर्थ नहीं है जो लेखक ने रचा है। कृति का वह अर्थ है जो पाठक अपने ढंग से उसके भीतर देखता है, और इसीलिए पाठ की राजनीति को वो तोड़ता है। देवता इस बात का हिमायती है, किसी भी लेखक के दिए हुए पाठ को ही हम पाठ नहीं मानेंगे, क्योंकि पाठ की अपनी राजनीति होती है। इसलिए देवता इस बात को फोकस करता है। विखंडनवाद यह भी कहता है कि किसी भी चीजों के अर्थ को, किसी भी चीज के अर्थ को यदि आप स्थिर करते हैं, तो कोई ऐसी चीज भी है जो आपके हाथ से फिसल जाती है। किसी भी चीज के, आप बहुत ध्यान समझिए, यदि आपने एक अर्थ दिया है तो आपसे कोई दूसरी चीज उस अर्थ का फिसल जाता है। आप में से जिन लोगों ने रावण का नाम लिया था, रावण में आपने एक अर्थ दिया 10 सिरों वाले एक मनुष्य का, तो रावण से एक दूसरा अर्थ जो समान मनुष्य का नाम भी हो सकता है, वो अर्थ फिसल जाता है। इसलिए अर्थ के को फिसलने से रोकना। इसलिए देवता इस बात को कहता है कि चीजों के अर्थ को स्थिर करते हैं तो कोई चीज है जो हाथ से फिसल जाती है। इसलिए विखंडनवाद अर्थ की सीमाओं को और अधिक फैलाना चाहता है, जिसमें कि सारे अर्थ ग्रहण किए जा सके, एक ऐसी सैद्धांतिकी बन सके, या आप इतना अवकाश दीजिए उस शब्द में, उस टेक्स्ट में, कि उस जो अर्थ जो आपने ग्रहण किया है, जो आपने अर्थ उसमें भरा है, और इसलिए आपके हाथ से दूसरा अर्थ फिसल गया है, उस फिसलन को आप पकड़िए, उस फिसलन को भी रोकिए, और उस अर्थ को भी आप जानिए। इसलिए विखंडनवाद किसी भी तरह की स्थिरताओं को तोड़ता है, किसी भी तरह की स्थिरताओं को भंग करता है, किसी भी तरह के बनाए हुए ढांचे, किसी भी तरह के बनाए हुए कैनन, किसी भी तरह के बनाने हुए हायरार्की, किसी भी तरह के बनाए हुए वर्चस्व को वह तोड़ता है। क्योंकि ये जो बना हुआ चीज है, जो प्रदत्त है, वह हमें किसी खास अर्थ को समझने के लिए बाध्य करता है, और हमें बाध्यता से इनकार है। हम प्रदत्त अर्थों के हिमायती नहीं है, हम प्रदत्त राजनीति के हिमायती नहीं है। जो मुझे समझाया जाएगा वही सिर्फ है, हम ये नहीं मानते। हम वह मानते हैं कि इसके दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं, दूसरे विन्यास भी हो सकते हैं, और हम उस राजनीति को समझते हैं। देवता का बार बार इस बात पर ध्यान है, और इसीलिए एक स्टार विचारक के तौर पर पश्चिम में देखा गया कि इसने हर उस चीजों को तोड़ा जो स्थिर थी, स्थापित थी और वर्चस्वशाली थी। अब जब मैं वर्चस्व की बात कर रहा हूं, जब मैं हायरार्की की बात कर रहा हूं, जब मैं हेजेमनी की बात कर रहा हूं, तो आप में से अधिकांश को या सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हेजेमनी और हायरार्की को जानने और समझने के लिए आपको एक और लेखक की तरफ जाना चाहिए, जिसका नाम है अंतोनियो ग्राम्सी। अंतोनियो ग्राम्सी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। सुना है? हाँ, जिन लोगों ने सुना है उसी किताब की तरफ जाइए, जिन लोगों ने नहीं सुना है नाम नोट कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बदला सर ने कहा था ना कि मैं कुछ नाम बताऊंगा, किताबों के नाम बताऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। तो विखंडनवाद में यह उसको तोड़ता है, हेजेमनी
हायरार्की को। इसलिए दरिदा इस बात को मानता है कि विखंडनवाद संशयों और संदेहों का जो रास्ता है वह कई असंभाव्य और संभाव्य अर्थों के बीच से गुजरता है। इसलिए पाठ में किसी अंतिम और संपूर्ण, इस पाठ में किसी भी अंतिम अर्थ का स्थगन के पाठ को गतिशील और अंततः संभावनाओं से युक्त बनाता है। यानी पाठ का कोई एक अर्थ है, उसको यदि आपने स्थिर करके अन्य अर्थों की तरफ अगर बढ़ने की गतिशीलता आपने अगर बनाई है, तभी जाकर के यह पाठ, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी किताब अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए अनंत अर्थ की अनंत संभावनाओं की तरफ जाने का रास्ता विखंडनवाद के सिद्धांत के माध्यम से ही हो सकता है। और इसलिए कहा कि कोई भी शब्द जो है वह अपने से बाहर किसी पूर्व निर्धारित अर्थ की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे शब्द की ओर संकेत करता है। वह किसी अर्थ की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि दूसरे शब्द की ओर संकेत करता है। जैसा कि मैंने पहले उत्तर सूचनावाद के बारे में बात करते हुए कहा कि एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द का मुखापेक्षी है। इस शब्द का अर्थ इस शब्द के अर्थ के मुखापेक्षी है और एक चेन की तरह है। इसलिए हर शब्द एक अर्थ है और हर अर्थ एक शब्द है। इसलिए कोई केंद्रीयता नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। ठीक है, तो देरिदा पाठ के भीतर मौजूद विभिन्न प्रकार की जो परस्पर विरोधी शक्तियां का जो खेल चल रहा है उस पर से पर्दा उठाता है। पाठ के भीतर के इस खेल से पर्दा उठाने के क्रम में ही इस बात की वह पड़ताल करता है कि पाठ का कोई वरीयता क्रम नहीं होगा। केंद्र में कौन सी चीजें रखी गई हैं और कौन सी चीजें रखी नहीं गई हैं, इसका विश्लेषण करता है। यह भी कहता है कि किन कारणों से किसी टेक्स्ट में किसी चीज को परिधि पर रखा गया और किसी चीज को केंद्र में रखा गया, उसकी पड़ताल वो विखंडनवाद में करता है। और वह कहता है कि आखिर एक रचनाकार किन आधारों पर किसी चीज को परिधि में धकेल देता है। इसलिए इन आधारों पर देरिदा कहता है कि दरअसल पाठ जो लेखक के द्वारा दिया गया है वह एक राजनीतिक प्रपंच है। इस बात के कहने के आधार के कारण उस पर कई हमले हुए कि आपने रचनाकार के लिखे को प्रपंच माना। मैंने कहा बिल्कुल प्रपंच माना, क्योंकि आप अपने टेक्स्ट में किसी को वर्चस्वशाली दिखाते हैं, किसी को परिधि में रखते हैं, किसी को आप केंद्र में रखते हैं, किसी को वरीयता देते हैं। तो एक खास तरह का राजनीतिक प्रपंच है पाठकों के साथ, और मैं इसको तोड़ता हूं। और इसीलिए कहा लेखकों से देरिदा ने कि आप ऐसा इसलिए ऐसा करते हैं, किसी को वरीयता इसलिए देते हैं, किसी को केंद्र में इसलिए रखते हैं क्योंकि आप अपने टेक्स्ट में कोई पर्दा है जो आप पर्दा डालना चाहते हैं। कुछ तो पर्दादारी है। गालिब का एक शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। टेक्स्ट में लेखक ने पर्दादारी और देरिदा उस पर्दे विखंडन के माध्यम से हटाना चाहता है। इसलिए विखंडनवाद दरअसल पूरे वैचारिकी में अब तक के सिद्धांतों के से एक नई राह पकड़ता है। और यह नई राह कई लोगों ने कहा कि एक खास तरह से अराजकता को पैदा देता है। लेकिन दरअसल यह अराजकता नहीं है, बल्कि पाठ के भीतर एक छिपे हुए उपपाठ को जानने की एक प्रक्रिया है। तो उसके इस विखंडन को नकारात्मक अर्थ नहीं, बल्कि पाठ के भीतर के उपपाठ को जानने की एक नई प्रक्रिया के तौर पर देखना और जानना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, बात समाप्त करते हैं अपने। जी सर।
ठीक है, कोई और सवाल इस पर हो, क्योंकि इस पर और बातें बहुत सारी हैं हमारे पास। जी सर, एक सवाल है सर। हाँ जी, एक सवाल है सर। क्या है? एक सवाल है सर, जैसे कि आपने हाँ, देरीदा के बारे में शुरुआत में ही बताया सर, तो जैसे कि देरीदा के बारे में जब आप शुरुआत किए तो उनके जो है बताया कि मतलब उनका बैकग्राउंड कि कहाँ कहाँ वो भ्रमण किए, किस तरह से मृत्यु हुआ, ये हुआ, तो उनके वो जो है भ्रमणशील जिसे हुए तो उन्होंने मानने का वो मतलब ये मानने के लिए बाध्य नहीं हुए कि हम इसी अमुक देश के रहने वाले हैं, तो ये उनके साथ स्थिति है। तो सर इसी विरोधाभास के यही विरोधाभास उनके विचारों में नहीं दिखता है सर, कि मतलब उन्होंने क्या? उनके विचारों में जैसे ये नहीं दिखता है कि उनके परिस्थिति के अनुसार उनकी विचार भी बनी है, क्योंकि उन्होंने किसी देश में पैदा हुए और कहीं और गए, मरे कहीं और, तो इस कारण जो है किसी एक देश के होने से वो इनकार करते, वो कहते हैं कि या तो हम सभी का है या तो नहीं है। तो इसी तरह जैसे कि मूल पाठ है जो सर, तो मूल पाठ का मूल्यांकन तो परिस्थिति के अनुसार होना ही चाहिए सर, क्योंकि उनकी जो विचार बने सर, तो वो कई जगह गए, किसी हर परिस्थिति का उनके पास अनुभव आया, तो उसके अनुसार उन्होंने ये सिद्ध किया कि या तो मैं सभी का हूँ या तो किसी का नहीं हूँ। तो अगर हम मूल टेक्स्ट की बात करें तो मूल टेक्स्ट का तो मूल्यांकन होना ही चाहिए सर उस अनुसार से, केवल इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि नहीं जैसे जो लेखक ने कहा है वो उससे इतर तो है, सही है, लेकिन जो लेखक ने जिस परिस्थिति में कहा है वो भी है, अभी ये मानना पड़ेगा, लेकिन देरीदा ने नहीं मानता है। देरीदा ने ये कब बोली है? देरीदा ने ये कहा कि जो पाठ है उसका उसमें एक उपपाठ भी है, और इस उपपाठ को कभी कभी लेखक अनजान होता है। मैं इसी की तलाश करना चाहता हूँ, और जब मैं इस उपपाठ को देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इसके पाठ को तोड़ना पड़ेगा, विखंडित करना पड़ेगा, तभी मुझे उपपाठ मिलेगा। मुझे उपपाठ तभी प्राप्त होगा जब मैं इस पाठ में जो प्रदत्त अर्थ है जो लेखक ने मुझे सौंपे हैं उसको मैं स्थगित कर दे, इससे उपपाठ में निकाल। ये मांग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पढ़ने की मेरी तकनीक ये है, ये होनी चाहिए। वो मांग कर रहा है आपसे कि लेखक ने जो सौंपा है उस पाठ को ही आप अंतिम ना मान लेंगे, बल्कि उसको जब आप तोड़ेंगे तो उसमें एक उपपाठ भी है जो लेखक नहीं जानता था, जो मैं बताना चाहता हूं आपसे। ये कह रहा है। तो देरीदा का कहना बहुत ही साफ और बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि देरीदा के जो चिंतन की जो धुरी है, जो मैंने पहले उसके बैकग्राउंड में बात करते हुए कहा, उस धुरी के साथ साथ ग्रीक दर्शन भी है, और ग्रीक दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जानते हैं क्या? लव ऑफ विजडम। ये जो लव ऑफ विजडम है, इसके माध्यम से देरीदा में एक एपिस्टेमोलॉजी का निर्माण होता है, और ये जो एपिस्टेमोलॉजी है इससे ही आप देखेंगे कि संदर्भ में इसको जोड़ेंगे आप इसके एपिस्टेमोलॉजी से, तो व्युत्पत्ति है जिसको कि संस्कृत के व्याकरण में निरुक्त कहा गया। ये जो निरुक्त है, जो व्युत्पत्ति है, वह ग्रीक दर्शन में लव ऑफ विजडम से शुरू करता है, और इसीलिए उसकी एक किताब का उल्लेख मैं कर देता हूँ चलते चलते। वो किताब है उसकी पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप, आपस में पूछते हैं, हम जानते हैं। एक उसने किताब लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप। ये जो किताब है, जानते हैं इसमें क्या है? इस किताब में उसने विखंडित करते हुए जो सिद्धांत दिया, वो दिया कि विखंडन के साथ आप प्रेम की धारणा को रख करके पढ़िए, और प्रेम का मतलब क्या है देता है कि यहाँ बहुत स्पष्ट मत है प्रेम का, जो वो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप पे लिखते हैं कि अन्य की इच्छा और आकांक्षाओं के प्रति हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और अन्य का सम्मान करना चाहिए। यही है लव ऑफ विजडम, यही है प्रेम, जिसको वह पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप में कहते हैं। इसलिए जब आप विखंडन के बारे में बात करते हैं तो जो लोग कहते हैं कि विखंडन एक एनार्किज्म है, एक एनार्किस्ट का काम है, दरअसल देरीदा के लिए विखंडन एक एथिक्स, वह एक एथिक्स के तौर पर देखता है कि आखिर मैं एक टेक्स्ट के साथ में, मेरा एथिक्स ये कहता है कि उस टेक्स्ट के भीतर के उपपाठ को भी मुझे सामने रखना चाहिए। ये क्या कि एक किताब लिखी गई 300 पन्ने की, उसमें एक अर्थ बना हुआ है और सदियों से लोग उसको पढ़ते आए उसी अर्थों में, जिन अर्थों में आज तक
लिखा गया है, लेखक ने बताया है वही। एथिक्स हमारा यह है कि हम उसके भीतर से एक नए अर्थ को निकालें, एक नए अर्थ का ग्रहण करें और उसके भीतर के एक पाठ को भी हम सामने रखें। हम यह भी करें कि इस लेखक ने, इस आलोचक ने, इस निर्मिति ने जिसको केंद्रीयता दी थी, जिसको वरीयता दी थी, जिसको वर्चस्वकारी बनाया था, उसको हम तोड़े और जिसको रखा था परिधि पर उसको हम सामने रखें। हमारा ये एथिक्स है, हमारा ये काम है, हमें करना चाहिए। और इस मामले में विखंडनवादी जो दरिदा है वो एक क्रांतिकारी विचार के तौर पर हमारे सामने आते हैं। तो हमको इस अर्थ में इस देखना चाहिए, बल्कि कोई भी नकारात्मकता के अर्थ में नहीं देखना चाहिए। विखंडन शब्द अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन दरिदा के लिए यह एक एथिकल काम है, एक एथिक्स की। तो आपको इस अर्थ में इसको देखना होगा। इसी आधार पर दरिदा अमेरिका में जो हमला हुआ 9/11 को, उस पर बात करता है। आपको आश्चर्य होगा कि आप ऐसे बहुतों की इस बात के लिए आश्चर्य होगा कि 9/11 के हमले के बाद जब पूरा विश्व अमेरिका के साथ खड़े होकर के अपनी हाँ में हाँ मिला रहा था, उस समय दरिदा ने अमेरिका के विरुद्ध में अपनी बात कही और कही कि इस हमले को उस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अमेरिका के वर्चस्वशाली स्वरूप को देखना चाहिए कि कई वर्षों से एक ऐसा ढांचा निर्मित किया कि कुछ लोग रहेंगे परिधि पर और कुछ लोग रहेंगे हमेशा केंद्र में। इस ढांचे को तोड़ने के तौर पर उसने देखा। इसी आधार पर उसने कई चीजें देखी। अगर बात में इसमें और जोड़ूं तो मुझे ये जोड़ना चाहिए कि आज का जो समलैंगिकता की जो बहस बड़े पैमाने पर चली आ रही है 21वीं शताब्दी में, वो यही है कि दो ही खांचे में दुनिया होती थी, या तो स्त्री है या पुरुष है। ये पूरी की समाज की निर्मिति इन्हीं दो बातों पर। समलैंगिकता का जो डिस्कोर्स है वो दरिदा के विखंडन के डिस्कोर्स से जुड़ता है कि वही चीज नहीं है जो बताई गई है, कुछ और चीजें हैं जिसको समाज ने हाशिए पर रखा था और केंद्र में कुछ लोग ही रह रहे थे। तो इसी के बाद से जितने भी विमर्श इस तरह के समलैंगिकता का और बाकी चीजों का जो पोर्नोग्राफी का भी सामने आता है, इन्हीं सारे संदर्भों से आता है। या इसी विखंडनवाद की सैद्धांतिकी से ये विमर्श है। तो दरिदा को जो मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही एक क्रांतिकारी चिंतक के तौर पर उभरता है। उसने कई चीजों की तोड़ फोड़ की और कई विचारों के उत्स का वह आधार निर्मित करता है। तो दरिदा के संदर्भों से भी हमें टेक्स्ट को देखना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि उसके ये संदर्भ हमारे मन के अनुकूल है कि नहीं है। वो एक रास्ता बता रहा है, वो एक तकनीक बता रहा है दरिदा। वो तकनीक कितना अच्छा है वो आप पढ़ते हुए और जानते हुए जान पाएंगे। तो आप पाएंगे कि आधारों पर परिधि के लोगों के लिए जरूरी। ठीक है जी सर, जी सर। कोई सवाल? कोई अपना देखिए, जो एक ही अपना माइक ऑन कीजिए, बाकी लोग माइक बंद करें। कई लोगों की आवाजें एक साथ आएंगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। जो बोल रहे हैं उसके अलावा बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें। उषा यादव का माइक ऑन है, वो बंद कर लेगी तो जो बोल रहे हैं उनकी आवाज आएगी मेरे पास। हाँ सर, जैसे दरिदा कहता है कि पाठ में भी एक उपपाठ होता है। तो जो जैसे अपने जो उर्मिला विषयक उदासीनता की जो बात कही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही, क्या क्या फिर से बोलिए। उर्मिला विषयक उदासीनता, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। जो उर्मिला विषयक उदासीनता की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की और उससे प्रेरणा लेकर के गुप्त जी ने मतलब जो साकेत महाकाव्य रचा, तो कहीं ना कहीं इसकी परिणति दिखाई देती है उसमें। किसकी परिणति? जैसे आपने कहा था कि जैसे आप अभी गोदान का एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई पात्र गौड़ है और उस हिसाब से जो है उसकी धुरी घुमा दी जाए, तो जैसे उर्मिला जो पूर्व के जो राम से संबंधित महाकाव्य हैं उसमें एक गौड़ चरित्र है, तो उस पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार किया, जो है उस पर एक निबंध जो लिखा उर्मिला लिखा, और उस पर जो है साकेत महाकाव्य जो गुप्त जी ने लिखा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती रही है ऐसे। हाँ बिल्कुल, उसकी पहचान, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के टेक्स्ट की पहचान करना,
इस तरह के टेस्ट के बारे में बात करना और ये बताना कि दरअसल भारतीय समाज में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कि ये देखे गए कि जो परिधि पर थे उसको केंद्र में लाने की बात की गई, केंद्र पर उसको लाया गया, उसके बारे में बात की गई। बिल्कुल ठीक है, ऐसे और पहचान कीजिए, बहुत सी चीजें ऐसी मिलेगी। सर एक सवाल है। हाँ बताइए। सर जैसे कि पाठ और उप पाठ का भी आपने जिक्र किया, अगर मान लीजिए कि हम पाठ को अगर एक वाक्य में अगर उसको जानना समझना चाहें तो हम पाठ को कैसे उसको डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे पाठ को? पाठ जब मैं कहता हूं तो इसका अंग्रेजी में अर्थ समझिए टेक्स्ट। जी सर। किताब, ये पाठ है, ठीक है। यानी कि उस किताब को जो हम उस किताब को भी पाठ करें, उसका एक पाठ है, जो हम पढ़ते हैं वो पाठ है, किसी भी किताब, ये इसका पाठ है। इसमें जो लिखी गई बातें हैं वह यह है। लेकिन देरिडा जब कहते हैं कि जो लिखी गई बातें हैं सिर्फ वही उसका अर्थ नहीं है, बल्कि उसमें उसको हम अगर तोड़ेंगे और देखेंगे तो उसमें एक और पाठ दिखलाई देता है, वो उपपाठ है। और इसके लिए मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने कि गोदान का उदाहरण दूं, गोदान सब आप लोगों ने अपने में पढ़ी हुई है कि उसका एक पाठ है जो हम सभी जानते हैं। एक किसान की एक क्या है, त्रासद कहानी है, यही है ना, एक 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 महागाथा है किसान की, यही सब तो आप बोलते हैं। जी सर। कहते हैं ना, एक त्रासदी है किसान की, एक पाठ है गोदान का। लेकिन सर क्या पाठ को अभिधात्मक अर्थ कह सकते हैं क्या साधारण शब्दों में? नहीं, वो अध्यात्मक तो अलग बात हो गई। लेकिन देरिडा का एक जो कि बहुत प्रसिद्ध कथन है जो कहते हैं कि मतलब कि पाठ के बाहर कोई अर्थ नहीं होता है तो मौजूद नहीं होता, तो इसको हम कैसे समझें? ठीक है, देखिए जो भी अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया प्रदत्त जो पाठ हमारे यहाँ जो टेक्स्ट है, जो लिखे हुए अक्षर है, वह सामने है, उसको पढ़ने के बाद एक अर्थ हम वहां से ग्रहण कर रहे हैं और एक अर्थ या एक नहीं, एक अनेक अर्थ हम जब ग्रहण करते हैं तो उसी के रास्ते से चल करके हम अर्थ ग्रहण करते हैं। देरिडा उपपाठ लाने की बात कह रहा है, तो उपपाठ कहां से लाएगा? पहले तो पाठ होगा ना, पहले तो टेक्स्ट होगा, तभी तो उपपाठ होगा। तो इसका मतलब वह पाठ की यत्ता को अस्वीकार नहीं कर रहा, वह टेक्स्ट को तो मानता ही मानता है। बस सिर्फ उसकी इतनी गुजारिश है हम सबसे कि जो पाठ है भैया और जो उसमें अर्थ है वह उतना ही नहीं है। वो यह मांग कर रहा है आपसे, वह कह रहा है कि दो वाक्यों के बीच, दो शब्दों के अंतराल के बीच भी कुछ अर्थ छिपे हुए हैं जिसको पाठक को संधान करके जानना चाहिए। एक उसका उपपाठ निर्मित हो सकता है और ऐसा वो इसलिए कहता है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वह मानता है कि एक रचनाकार जब अपना टेक्स्ट लिख रहा होता है, पाठ लिख रहा होता है, तो जाने या अनजाने लिखते हुए में कोई चीज केंद्र में आ जाती है और कोई चीज परिधि में चली जाती है। किसी को प्रमुखता मिलती है और कोई गौण हो जाता है। तो देरिडा का कहना यह है कि भाई परिधि में जो चीजें हैं उसको भी तो केंद्र में ला करके देखना है हमें, और जो केंद्र में है उसको परिधि करके देखना चाहिए। ऐसा करने में क्या बुराई है? वो ये मांग कर रहा है पाठक से और कह रहा है कि ऐसा करोगे तो उसके भीतर के तुम्हें और कई पाठ दिखलाई पड़ेंगे, कई को पाठ दिखलाई पड़ेंगे। इसलिए किसी तरह टेक्स्ट के किसी भी तरह के वर्चस्व से इनकार करता है कि हम वर्चस्व को नहीं मानेंगे कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसको इन अर्थों में थोड़ा सा और खोलिए तो समझ में बात आएगी कि किस तरह से ये चीजें खुलती हैं। ठीक है, तो बात यही खत्म करें। 1.5 बजने वाले हैं, 2.5 घंटे हो गए आपके साथ बात करते हुए।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात अच्छी लगी होगी, कोई बात समझ में आई होगी। जी सर, बात तो बहुत अच्छी लगी। अध्यापक रहे और सम्मानीय अध्यापक रहे हैं। मैं भी अध्यापक हूँ, तो उनकी किताब बहुत अच्छी नहीं है, मैंने पढ़कर देख लिया है, किसी काम की नहीं है। आपको जो मोटी मोटी चीजें समझ में आनी चाहिए थी वह भी वो इतना उलझा देते हैं कि नहीं समझ में आती है। हिंदी में अगर एक किताब आपको पढ़नी है तो गोपी चंद नारंग की किताब आप सब लोग जानते होंगे, नोट कर लीजिए। उत्तर संस्नाबाद एवं प्राच्य काव्य शास्त्र। नोट कर लिया? क्या है किताब का? किताब का नाम है संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद एवं प्राच्य काव्य शास्त्र। गोपी चंद नारंग लेखक हैं। अंग्रेजी की एक किताब बता देता हूं आपको, बता दूं? जी सर, बता दीजिए। स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स। लिटरेरी थियरी। लेखक का नाम टेरी ईगल्टन। और किताबें नाम बताऊं, काम चल जाएगा? सर बता दीजिए। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, नाम किसी ने सुना है? जी सर। उनकी एक किताब है सबाल्टर्न स्टडीज, जी सर। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राफी। ठीक है? जी सर। इतना पढ़ के देखिए, बाकी किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना पढ़ के देखिए, बातें समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है ना? जी सर। ये तो हमें साहित्य किताब आलोचना की जमीन है, क्या वो भी उसमें भी कुछ मात्रा में है? साहित्य किताब, लेकिन उसमें संस्नाबाद, उत्तर संस्नाबाद पर जो डिबेट है ये बहुत उसमें समझ में नहीं आती। प्रारंभिक तौर पर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत मदद करती नहीं। सर तेरी की कोई अनुवाद नहीं है क्या? हाँ है ना, लेकिन मार्क्सवाद पर है अनुवाद। अभी आकार प्रकाशन से किताब प्रकाशित हुई है टेरी ईगल्टन की हिंदी, और एक किताब और है, लेकिन उसमें संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद बातचीत नहीं है टेरी ईगल्टन की। टेरी ईगल्टन ने उसमें संस्कृति पर बातचीत की। किताब का शीर्षक है हिंदी में संस्कृति उद्योग। टेरी ईगल्टन की हिंदी में है किताब, ढूंढिए मिल जाएगा। और एक किताब मार्क्स पर है हिंदी में, आकार प्रकाशन से, टेरी ईगल्टन की हिंदी, वो देख लीजिए। ठीक है? जी सर, ठीक है सर। तो आपको हमारी बात समझ में आई है अथवा ऊपर से निकल गई? नहीं सर, बहुत उपयोगी रहा आज की क्लास, बहुत उपयोगी रही, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा सर। तो बात खत्म करते हैं। सर एक आध दिन और समय निकालिएगा सर, ताकि लेक्चर और हो। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर।